गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पुस्तक के सेकंड चैप्टर के स्टोरी को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है ये बुज़ुर्ग। यह पाठ प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई के द्वारा लिखित एक कहानी है। इस्मत चुगताई भारत के उर्दू भाषा की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, लघु कथाकार और फिल्म निर्माता रह चुकी हैं। यह पाठ परिवार में रहन सहन एवं अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराता है। घर में नानी, दादी, बहुत बहन भाइयों से भरा घर बच्चों को बहुत कुछ सिखा देता है। जहाँ एक ओर वे बड़ों की डांट फटकार से परेशान हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ों के न रहते हुए भी जिम्मेदारियों को बखूबी समझने लगते हैं। बड़ों के साए में जीवन चिंता रहित होता है, अतः बड़ों की कार्यकुशलता के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। तो आइए अब हम इस पाठ का सारांश जानते हैं। सारांश मीन्स क्या होता है? समरी। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसके कुछ शब्द को जान लेते हैं। देखिए, चकमा मीन्स धोखा, बदतर मीन्स बुरी या बुरा, चपत मीन्स थप्पड़, एक दफ़ा एक बार, मजाल हिम्मत, हरूफ अक्षर, तकल्लुफ औपचारिकता, खामोशी चुप्पी, हर्ज नुकसान, मुंडी गर्दन, खोटी बुरी, तनख्वाह या तनख्वाह वेतन जिसको सैलरी कहते हैं, इजाज़त अनुमति, नाजुक कमज़ोर, सलीके व्यवस्थित रूप, इम्तिहान परीक्षा, सब्र धैर्य। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है ये बुज़ुर्ग चैप्टर हमारा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके पात्रों को जान लेते हैं कि इसमें 4 भाई बहन हैं, उनके अब्बा और अम्मा हैं, उनकी दादी अम्मा हैं, और चारों भाई बहनों में जो रशीद है बड़ा लड़का, उसका एक मित्र है सुरेश। तो ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? सुरेश जो रशीद का मित्र है वह उससे कहीं पर जाने के लिए ज़िद करता है। किससे? रशीद से। तो रशीद कहता है कि नहीं, अम्मा डांटेंगी। तो इस पर सुरेश उससे झूठ बोलने को कहता है। तो वो कहता है कि नहीं, अगर अम्मा को पता चल गया कि झूठ बोला गया है तो वह चमड़ी उधेड़ देंगी। तो इस पर वो मजाक उड़ाते हुए सुरेश कहता है कि धत तेरी की, इतने बड़े हो गए और अभी तक अम्मा मारती हैं। तो इस पर रशीद कहता है ठंडी आहें भरते हुए कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मारती तो नहीं है लेकिन मारने से बदतर हालत कर देती हैं, रोने लगती हैं। और उसके बाद अब्बा लेक्चर झाड़ने लगते हैं। तो उसकी यह बात सुन कर के सुरेश भी चुप हो जाता है। और उसके बाद रशीद उसको, सुरेश के चुप होने के बाद रशीद अपने मन की बातें उससे बताते हुए कहता है कि अल्लाह ने भी जान को माँ बाप पता नहीं क्यों लगा दिए हैं, हर वक्त हमें टोकते रहते हैं, उन्हें हमारा कोई काम पसंद ही नहीं आता। अम्मा तो एक दफ़ा को टाल भी जाएं, आपा तो जान को आ जाती। आपा मीन्स होता है बड़ी बहन, जान को आ जाती हैं। ज़िंदगी कितने दुखों से जकड़ी हुई है, सांस लेने की इजाज़त नहीं। मतलब देखो कि उसको इतना दुख है बेचारा कि सांस लेने की भी उसको फुर्सत नहीं है। और सबसे बढ़कर तो दादी अम्मा, ना उन्हें कुछ पता दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है, परंतु हर बात में टांग अड़ाती रहती हैं। इस प्रकार जब वह अपनी हालत सुना करके घर जाता है तो उस दिन उसके घर का माहौल कुछ अलग रहता है। कैसा माहौल रहता है कि सभी तरफ सन्नाटा छाया हुआ रहता है, सारे लोग चुपचाप से बैठे हुए रहते हैं। सिर्फ दादी अम्मा कुछ बड़बड़ा रही होती हैं। क्या बड़बड़ा रही होती हैं? लो भला, यह भी कोई तरीका है? रशीद को अजीब लगा। उसने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुन्नी का रिबन खींचा। वह चिल्लाई भी, पर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो वह तिरछी नज़रों से देखते हुए चला गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि मरियम उसके दरवाजे के पास आकर के चुपचाप सहमी सी खड़ी हुई है। उसके पूछने पर वह कहती है कि चलो अब्बा बुला रहे हैं। फिर वह सोच में पड़ जाता है कि इस बार तो मेरे नंबर भी अच्छे आए हैं, फिर भला क्यों बुला रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सोच करके जाता है। जब दोनों पहुंचते हैं
तो अब्बा ना तो उनके ऊपर गुस्साते हैं, ना कुछ कहते हैं, बल्कि उल्टा होता है। वो क्या करते हैं, एकदम शांत होकर के बड़ी विनम्रता से कहते हैं, अरे भाई आओ, जैसे ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि कोई मेहमान हो, मुस्कुराते हुए बोलते हैं। तो फिर उसके बाद खांसते हुए बोलते हैं कि बेगम तुम ही बताओ। तो अम्मा कहती हैं कि नहीं, आप बताइए, मैं नहीं बता सकती। ठीक है, तो उसके बाद अब्बा क्या करते हैं, बताना शुरू करते हैं, भूमिका बनाते हैं। कैसे भूमिका बनाते हैं, कहते हैं कि मरियम तुम इस साल 14वें वर्ष में प्रवेश करोगी और रशीद मियाँ तुम इस साल 11 साल के होकर के 12वें में प्रवेश करोगे। यह सुनकर रशीद और मरियम समझ ही न पाए कि क्या बात है। उन्होंने आगे कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो तुम्हारी राय लेना आवश्यक है। ठीक है, बात दरअसल ये थी कि अब्बू जो थे, यानी कि जो अब्बा थे, उनके दाएं फेफड़े पर पैच था और वो इलाज के लिए उनको पहाड़ पर जाना था, साथ में अम्मा को भी जाना था। परंतु उन लोगों को चिंता इस बात की थी कि घर पर बच्चे अकेले कैसे रहेंगे, यही चिंता उन्हें सता रही थी। पहले तो रशीद को बड़ा गुस्सा आया कि आज तक उसके अपने मामले में कभी उससे राय नहीं ली गई और कुछ भी नहीं पूछा गया, हमेशा सिर्फ हुक्म दिया गया और उससे कोई भी राय नहीं ली गई, जैसे और आज उससे ऐसी राय ली जा रही है जैसे वह कोई बुजुर्ग हो। परंतु स्थिति को समझते हुए दोनों ने मरियम और रशीद ने, दोनों ने हामी भर दी। किस बात की हामी, कि आप लोग पहाड़ पर जाइए और इलाज कराइए। उसके बाद ऐसे होता है, फिर उसके बाद से ये दोनों हामी भर देते हैं। तो अब्बा जो हैं उनको इस बात की चिंता रहती है कि जो उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, हामिद और मुन्नी, उनको कौन संभालेगा, वो तो अभी काफ़ी छोटे हैं। तो मरियम उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती है कि अब्बा जान आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। चारों बच्चे आपस में न झगड़ने का वायदा भी करते हैं। ठीक है, तो अब्बा को घर की चिंता रहती है। फिर वो कहते हैं कि अब्बा सोचते हैं कि घर कैसे संभाला जाएगा। तो रशीद और मरियम दोनों मिलकर के अब्बा को आश्वस्त करते हैं कि घर की चिंता आप मत करिए, हम दोनों लोग मिलकर के पूरे घर को संभाल लेंगे। आप दोनों जाइए और अच्छे से अपना इलाज करके वापस आइए। रशीद और मरियम की बातें सुनकर के अब्बू आश्वस्त हो जाते हैं और दोनों लोग यात्रा के लिए, यानी कि पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चारों बच्चे अपने अब्बा को और अम्मा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं। पहले ही मरियम और रशीद ने मुन्नी और हामिद को समझा दिया था कि जब अब्बा और अम्मा स्टेशन पर जाएं तो तुम लोग रोना मत। ठीक है, तो वो दोनों बच्चे भी बड़े समझदार रहते हैं, वो दोनों भी समझ जाते हैं और चारों बच्चे हंस करके अपने अब्बा और अम्मा को विदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर रशीद बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। वह अब्बा की कुर्सी पर बैठकर इतना समझदार हो जाता है कि जैसे लगता है कि अब्बा ही हो। ठीक है, वह पहले की तरह बिल्कुल नहीं रह गया है। जब हमीद की पहले से ज़्यादा वह मुन्नी और हामिद की खातिरदारी करने लगा है। और क्या होता है, मुन्नी और हामिद अपने कपड़े और किताबें सही से रखने लगते हैं। खाने की टेबल पर दोनों कहे बगैर ही नैपकिन लगा लेते हैं। किचन से लेकर के घर तक का मरियम और रशीद पूरी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और प्रत्येक शनिवार को चारों बच्चे बैठकर अब्बा और अम्मा को खत लिखते हैं। देखते देखते समय बीत जाता है। आखिर के जो 2 महीने होते हैं वो बड़ी कष्ट से गुजरते हैं। घर का खर्च संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु दोनों बच्चे इतनी होशियारी से बैलेंस बनाते हैं कि घर एकदम अच्छे से संभल जाता है।
उस घर में सबसे छोटा बच्चा जो थी ना, मतलब बच्चों से भी जो बच्चा थी वो दादी अम्मा थी। वो उनको बताया नहीं गया था कि अब्बा इलाज के लिए, अब्बा की बीमारी के बारे में उनको बताया नहीं गया था। उनसे सिर्फ ये कहा गया था कि इम्तहानों के सिलसिले में नागपुर गए हैं। दादी अम्मा परेशान ना हो इसलिए चाहते हुए भी रशीद उनकी वही घिसी पिटी कहानी को सुनता रहता है। दुनिया के बादशाह मर जाते हैं पर दादी अम्मा का बादशाह अभी तक ज़िंदा रहता है। फिर भी दादी अम्मा को दुख ना हो इसलिए वह उनकी कहानी को सुनता रहता है। और ऐसे ऐसे करके टाइम बीत जाता है और वह दिन भी आ जाता है जब अम्मी और अब्बा दोनों लोग आने का टाइम हो जाता है। तो क्या होता है, चारों बच्चे रात भर उनको नींद नहीं आती है। चारों बच्चे रात भर बस अपने अम्मा अब्बा का ख्याल करते हैं और सुबह होते ही दोनों चारों बच्चे तैयार हो जाते हैं और फूलों का हार बना करके स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे सब अम्मा अब्बा को देखते हैं उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ती हैं और तुरंत वहीं पे रशीद क्या करता है, मुन्नी की चोटियाँ खींचता है और हमीद की नाक मरोड़ देता है और सारे भाई बहन लड़ने लगते हैं। अम्मा डांटने लगती हैं, अब्बा प्यार करने लगते हैं और मरियम जो थी रशीद के इस चीज़ को देख करके एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि अम्मा के जाने के बाद ना तो उसका बचपन एकदम से जैसे कहीं खो गया था। कभी कभी तो मरियम उसको इतना सीरियस देख करके डर जाती थी कि क्या हो गया है, परंतु आज जब उसने फिर से उसी रशीद को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तुरंत सुरेश आता है और रशीद से कहता है कि चल भाई पिक्चर देखने चलते हैं। रशीद ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं भाई कल टेस्ट है, अम्मा डांटेंगी। और मन में सोचा, या खुदा तूने ये बुज़ुर्ग पैदा ही क्यों किए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी स्टोरी ये बुज़ुर्ग। ठीक है, आपके भी घर में बुज़ुर्ग होंगे तो आप उन्हें कभी तंग मत करना, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो हमें उनकी कमी का एहसास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें जो शब्द अर्थ दिया है आप उस शब्द अर्थ को पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।